हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीली एजुकेशन। सो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन पीक पे है। सो दोस्तों, जैसे ऑलरेडी हमने 12 पार्ट इम्पोर्टेंट फ्रांस के क्वेश्चन या फैक्ट्स बोल सकते हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब इसका हम अगला पार्ट 13 को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जो इस वीडियो पे नए बच्चे हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो सभी बच्चे इसके पहले की वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सारी ये जो वीडियो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, और देखना ज़रूरी है, और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग होगी, है ना। और आपकी जो डेवलपमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, पेपर को लेके, क्वेश्चन को लेके, फैक्ट को लेके, फ्रांस को लेके, इसमें आपकी होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो आज के सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस के कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, और कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी तरीके से जो फ्रांस या फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, तो उनको हम जानेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये फैक्ट नंबर 27 है। हालांकि जस्ट ये मैं अपने लिए करता हूँ नंबरिंग दोस्तों, और देखा जाए तो मैं फैक्ट जस्ट नंबरिंग करता हूँ। अगर 27 है तो ऑलरेडी ये जो वीडियोस होती है उसमें मैं बहुत सारे फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका होता हूँ, है ना। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं दोस्तों, ये मेंटोन लेमन फेस्टिवल क्या है ना। लेमन फेस्टिवल तो हमें समझ में आ रहा है, समथिंग लाइक जैसे टोमेटो फेस्टिवल आपने सुना होगा, टोमेटीना फेस्टिवल स्पेन में। तो यहाँ पे जो मेंटोन है, ये फ्रांस का एक शहर है, रीजन है, जहाँ पे ये फेस्टिवल होता है, लेमन फेस्टिवल। हालांकि यहाँ पे कोई लेमन फेंक के नहीं मारता आपस में होली होली नहीं खेलते लेमन की। वो आगे मैं पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ एक्चुअल होता क्या है। तो एक्चुअल ये दोस्तों, ये कार्निवल इवेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, टूरिस्ट ऑफिस से। और जो सिटी है मेंटोन, फ्रांस में। ये एवरी साल, अ, हर साल ये बोल सकते हैं, या एवरी ईयर विंटर के एंड में सेलिब्रेट किया जाता है ना। और देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसको क्यों मनाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो एनुअल प्रोडक्शन होता है लेमन का, स्पेशली लेमन जो है सिट्रस फूड, जो शहर है मेंटन में, तो उसके पर्सपेक्टिव से मनाया जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो प्रोडक्शन है मेंटन शहर में सिट्रस फ्रूट का, स्पेशली लेमन्स, कितना ज़्यादा होता होगा, है ना। तो अभी ये चीज़ आपको देख के समझ में आ जाएगी। ये है पिक्चर दोस्तों। इस पिक्चर्स को देख के आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा लेमन की पैदावारी होती है आसपास। आपको पौधे भी दिख रहे होंगे लेमन एंड ऑरेंजेस के। और ये जो क्रिएटिव बनाया गया है स्ट्रक्चर, ये पूरा लेमन एंड ऑरेंजेस पे बेस है ना। उसी से, उसी की यूज को करके बनाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये कार्निवल। ये चीज़ देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। आप एक तरीके से झांकी बोल सकते हो, जैसे इंडिया में आपने देखा होगा। यहाँ पे पूरा लेमन और ऑरेंजेस से मिला के बनाते हैं। आईफल टावर ये देख सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके का ये फेस्टिवल है दोस्तों फ्रांस में। किस शहर में? मिंटन। अगला हम देखने वाले जो इम्पोर्टेंट है वो है नाइस कार्निवल। ये जो नाइस कार्निवल है दोस्तों, ये वर्ल्ड का मेजर कार्निवल इवेंट है ना। इसके साथ साथ आपको पता होगा या नहीं भी पता, ब्राज़ीलियन कार्निवल बहुत फेमस है वर्ल्ड में, वेनेसियन कार्निवल और मार्डी ग्रास इन न्यू ऑरलियंस। तो इसी में जो नाइस कार्निवल है ना, ये काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस कार्निवल है। और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर फरवरी में, या आप कह सकते हो अर्ली मार्च में। तो अभी का जो टाइम है,
तो वहाँ पे इस टाइप का कार्निवल लोग सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में ये नाइस शहर है कहाँ, है ना। तो वो मैंने आपको दिखाया भी था, साउथ फ्रांस में है, मेडिटेरेनियन सी से लगता है ये शहर, है ना। देखते हैं, ये है कुछ इस तरीके का है कार्निवाल दोस्तों, आप देख रहे हो, ये भी काइंड ऑफ झांकी है इस तरीके की बना के। इस पे एवरी ईयर थीम होता है दोस्तों इनका, तो जिस पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये इंटायर डे और नाइट में अ, पूरी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, सी दिस सेलिब्रेशन। तो ये है दोस्तों, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है जो आप बोल सकते हैं फेस्टिवल ही, ये नेशनल हॉलीडे भी है फ्रांस का, बेस्टाइल डे। आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वीडियोस देखी हैं, आपने पढ़ा है, तो उसमें मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप सभी को पता होगा बेस्टाइल डे, है ना, जो बेस्टाइल फोर्ट था दोस्तों, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 का, है ना। तो जुलाई 14 में 1789 को एक अपराइजिंग हुआ था, है ना। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अपराइज किया था हमा और ये जो बेस्टाइल था, हालांकि मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया, ये जो फोर्ट था दोस्तों, ये 13 हंड्रेड सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ड्यूरिंग द 100 ईयर्स ऑफ वॉर। और ये भी मैंने आपको बताया था, 100 ईयर्स ऑफ वॉर किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, फ्रांस, ये इंग्लिश के, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। और ये बेसिकली एक गेटवे था, एक गेट था, एंट्रेंस गेट मान सकते हो, जो ईस्टर्न साइड था, पेरिस, पेरिस शहर का, वहीं पे। तो ये भी आपको पता होगा, ये वेस्टाइल फोर्ट कहाँ था, पेरिस में। अगर आप देखना चाहो दोस्तों, तो इसका कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इस पे स्टॉर्मिंग की कर दी थी भीड़ में, मॉब ने इसको तोड़ दिया गया था, इनकी ईंटों को मार्केट में बेच लिया गया था, है ना। तो अब देखें तो ये जो दोस्तों, पहले भी एक जो फोर्ट था, एज ए प्रिजन था, है ना, यूज किया जाता था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें मात्र 7 प्रिजनर थे जिनको छुड़ाया गया था, बहुत ज़्यादा नहीं थे, ना कि उनके रिश्तेदार थे। और ऐसा इसलिए होता, ये सारी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, क्योंकि वो एमनिशन के सर्च में गए थे, है ना। तो ये चीज़ें थी, आपको पता है। और सच बताएं दोस्तों, जो अभी मॉडर्न सेलिब्रेशन होता है फ्रांस में, एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाता है, परेड होती है ना, सेम तरीके से आपको अभी आगे मैं पिक्चर में भी दिखाऊंगा, फ्रांस में परेड होती है, सी दिस, सी दिस, है ना। तो इस तरीके से फ्रांस में भी वेस्टाइल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको डे पता चल गया होगा किस दिन, 14 जुलाई। अगला जो मेजर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दोस्तों मैं वही फेस्टिवल्स बताऊंगा, हालांकि बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं फ्रांस में, बट गिने चुने ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये लायन शहर है, ये, है ना। तो हालांकि ये एक तरीके का फेस्टिवल है, हमारे यहाँ जैसे दिवाली पे हम लोग लाइटिंग करते हैं, कैंडल जलाते हैं, है ना। इस तरीके से लॉर्ड राम जब वापस आए थे, हम इस तरीके से, हमारी मान्यताएं हैं, उनको मान के हम दिवाली मनाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बट फ्रांस में क्या है, ये क्यों मनाते हैं, ये अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं मैरी, जो मदर ऑफ जीसस हैं, उनके लिए। और ये मनाया कब जाता है दोस्तों, December 8 को मनाया जाता है, एवरी ईयर। ये काइंड ऑफ यूनिक फेस्टिवल है वहाँ का, तो इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो। सी, एक्चुअली ये विंडो विंडो को सजाते हैं बाहर से ही, हाउस जो हाउसेस हैं, पैलेसेस हैं, कैंडल से लाइटिंग, सी दिस।
इस पिक्चर को ही देख के समझ में आ रहा होगा, है ना, स्ट्रीट्स एंड ऑल सारी चीज़ों को इन्होंने लाइट से सजाया है ब्यूटीफुल्ली। सी दिस पिक्चर। तो इस तरीके का ये फेस्टिवल होता है कहाँ पे, लायन नामक शहर पे, फ्रांस के। अब देखते हैं दोस्तों, हम इंटरनेशनल हेडक्वार्टर डिस्कस करते हैं जो कि फ्रांस में है इटसेल्फ, है ना, और जो फ्रेंच लैंग्वेज से कोई कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको पढ़ेंगे। हालांकि ये फैक्ट नंबर 28 है, हमने ऑलरेडी 27 डिस्कस कर लिया, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट डिस्कस किए। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, OECD। अगर इसका फुल फॉर्म आप देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों OECD का, पेरिस फ्रांस में है। ऐसा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रांस में है, तो आपके एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। हालांकि समटाइम JNU या अदर जो एग्जामिनर हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर, वो सिर्फ फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लेंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस के जब क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान है, इसलिए आप इनको ध्यान से समझना है। और चाहो तो अपने एक नोट भी बना सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो। बेसिकली दोस्तों ये OECD है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 37 मेंबर कंट्रीज हैं, है ना। और इसको फाउंड कब किया गया था, 1961 में। और ऐसा किस लिए, क्योंकि यूरोप में इकोनॉमिक को प्रोग्रेस करना और वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना अच्छे से। तो ये काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पेरिस में है, ये इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला हम ले रहे हैं यूनेस्को। इसका भी हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। हालांकि ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है ना, एक उसके अंतर्गत आता है। तो हम जब यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे वो अलग से एक तरीके से, है ना, जब तब हम उसमें डिटेल में समझेंगे। हालांकि अभी यहाँ पे आप समझिए, ये जो इसका फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को का, हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और एक तरीके की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जैसे मैंने आपको बता दिया। और इसका जो एम है या गोल है ना, ये क्या करता है, प्रमोट करता है किस चीज़ को, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के। और किसके थ्रू, ये भी देख लीजिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन में, साइंस में एंड कल्चरल के थ्रू। आपने यूनेस्को के हेरिटेज साइटों के बारे में सुना होगा, है ना, जरूर आप पढ़िएगा एक बार। हालांकि मैं डिस्कस भी करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रांस के यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। हालांकि आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो सारी साइटें, है ना, अराउंड 39 के आसपास हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रांस में। तो ये फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये भी देखना, और इसके हेडक्वार्टर आप देख सकते हो। अगला देखते हैं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन। हालांकि ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, बट अगेन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं फ्रांस से। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है असल में ब्रसल्स बेल्जियम में है। और इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1993। एक मस्जिद ट्रीटी हुई थी, नीदरलैंड में है मस्जिद, है ना। और ये आप देख पा रहे हो जहाँ पे मैं स्क्रीन का, ये है फ्लैग यूएन का। और इसको 27 मेंबर ने ज्वाइन किया हुआ है, 27 स्टेट्स ने। मैं यहाँ पे माफ़ी मांगूंगा दोस्तों, एक पहली वाली वीडियो में मैंने 28 मेंबर बोल दिया था, या समथिंग, या 26 बोल दिया, क्योंकि एक्सक्लूड कर रहा था मैं यूनाइटेड किंगडम को, है ना, जो कि यूके, या आप ब्रिटेन बोल सकते हो, जो कि ब्रेग्जिट लेने के बाद इसका मेंबर नहीं रहा। तो अभी ये जो करंट में है वो 27 मेंबर ही हैं यूएन का। और इसको इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है वो स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में है। अभी इस शहर को भी देख लेते हैं मैप पे। ये है फ्रांस, ये है पेरिस, और यहाँ पे ये है स्विट्ज़रलैंड, ये है इटली, है ना, और यहाँ पे है जर्मनी।
यहाँ पे आओगे बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ, ये है स्ट्रासबर्ग शहर। हालांकि यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल करीब में है, बट थोड़ा सा दूरी पे है मैप, क्योंकि ये स्मॉल स्केल मैप है तो हमें लगेगा कि बहुत पास में होगा, पर यहीं पे है दोस्तों, है ना। तो जर्मनी के साथ यहाँ पे बॉर्डर के पास ही है। तो अभी हमने नाइस शहर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये है नाइस शहर यहाँ पे। तो ये है लियोन शहर, जहाँ पे लाइट फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है ना। तो ये चीज़ें हमने देखी। आगे देखते हैं। ये अगला मैप मैंने लगाया है दोस्तों। ये जो ये पर्पल कलर में आपको दिख रहे हैं, है ना, ये कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के, है ना। और जिन्होंने जो यूरो जोन में आते हैं, आपको पता होगा, है ना। और बाकी अलग हैं, इनको भी आप देख लेना। जो ये यूनाइटेड किंगडम था, इसने ब्रेग्जिट ले लिया है, देखे तो एक बारी आप ज़रूर पढ़ना इसके बारे में भी। और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अच्छे से इसकी पहली वीडियो में, तो आप पढ़ लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम अगला ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये भी दोस्तों पेरिस में ही है, और देखा जाए ये भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 22 मेंबर स्टेट्स, जब यहाँ पे स्टेट्स है तो ये मत समझिएगा स्टेट काइंड ऑफ यू उत्तर प्रदेश पंजाब, बट यहाँ पे स्टेट्स का मतलब होता है कंट्रीज, है ना। तो इस तरीके से आप समझिए। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, और इसका जैसे कि मैंने बता ही दिया हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। बस आप इतना समझिए इसके लिए। अगला हम समझते हैं दोस्तों, ग्रुप ऑफ सेवन। हम इसको यहाँ पे क्यों समझ रहे हैं? अ, ये जो ग्रुप ऑफ सेवन है, इसको फाउंड किया गया था 1975 में, और इसका मेंबर है फ्रांस, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पहले G8 हुआ करता था, जैसे G7 आप पढ़ रहे हो, क्योंकि रसिया भी इसका पार्ट था। टू आफ्टर क्रीमिया को जब हथिया लिया था रशिया ने, है ना, एनेक्स कर लिया, हथियाना ये इस तरीके से समझिए, एनेक्स करना सही वर्ड है ना, एनेक्सेशन कर लिया रसिया ने। उसके बाद रसिया को बाहर कर दिया गया इस ग्रुप से 2014 में। तो अब रसिया के निकलने के बाद ये G7 कंट्रीज बसती हैं, है ना। हालांकि अभी इसको एक्सपेंड करने की बात चल रही है, G10 होने की बात चल रही है ना। पर अभी जो है ये G7 ही है, और इसका पार्ट है फ्रांस, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िएगा। G7 की समिट जो होने वाली है, आई गेस अभी अपकमिंग यूके में होगी, जिसमें जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया को विज़िट करने वाले थे। उन्होंने ये वादा किया था, है ना, कि वो इंडिया को विज़िट करेंगे बिफोर द G7 समिट। अब देखते हैं दोस्तों, अ, जब फ्रांस है तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या होगी, ये बेसिक सा लॉजिक है, फ्रेंच जरूर होगा दोस्तों, है ना। और एक बात और है, अगर एशिया से देखा जाए तो एक ही मात्र एक कंट्री है, जापान, जो इसका हिस्सा है ग्रुप ऑफ सेवन का। हर एशिया से पहले रसिया भी हुआ करता था, बट मोस्टली रसिया जो कंसीडर किया जाता है यूरोप में, यूरेशिया जिसे बोलते हैं, यूरोप और एशिया दोनों में लाया करता है। तो अभी रसिया रहा नहीं इसका पार्ट, है ना। तो अब मात्र जापान है जो अ, एक एशियन कंट्री है जो G7 का मेंबर है। आप देखते हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन, यूएन। हम इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले, बस हम फ्रांस के पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम यूएन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो फ्रांस है दोस्तों, आपको पता होगा यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, तो उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें फ्रांस भी एक परमानेंट मेंबर है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का। और जो फ्रेंच लैंग्वेज है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, उसमें से एक लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखा जाए इसके फाउंडेशन की, तो यूएन को फाउंड किया गया था 1945 में,
जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसका जो एम है दोस्तों वर्ल्ड में फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना, नेशन के बीच में जितनी भी कंट्रीज हैं सिक्योरिटी देना, और इनका एक और गोल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे, है ना, जिसको अचीव करना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है लोगो यूएन का। और ये जो पर्सन है जिनकी मैंने पिक्चर लगाई है, ये करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो गुतरेस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए तो आप इजली इसका जवाब दे पाएँ, इसलिए मैंने बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक और है ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, है ना। ये भी यहाँ पे गलती होगी, माफ़ करना दोस्तों, यूएन यूनाइटेड नेशन लिख गया है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको इसका जो फाउंडेशन है ये भी 1945 में ही हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी यूएस में है ना। सो देखें दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो अ, ये पर्सन है जिनकी मैंने पिक्चर लगाई है, इनका नाम है क्रिस्टाइन लेगार्डे, आप जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना चाहो। 2011 से लेके 2019 तक ये पहली महिला थी जो हेड रही थी आईएमएफ की। अभी ये करंटली सर्व कर रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये फ्रेंच फ्रांस से बिलोंग करती हैं, फ्रेंच पीपल हैं। तो इसलिए मैं आईएमएफ को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। सो देखा जाए, इसका जो गोल होता है दोस्तों, कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, है ना, और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, और हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें आईएमएफ करता है। तो हालांकि समझने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, यूनाइटेड नेशन समझना, आईएमएफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि बहुत डीप में हमसे नहीं पूछा जाएगा, तो बेसिक चीज़ें हमें समझनी है, तो वो हमने देख ली है। ये पर्सनालिटी आप ज़रूर याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है। और आईएमएफ की फुल फॉर्म बिल्कुल मत भूलना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला एक ऑर्गेनाइजेशन और ले रहे हैं हम, ओआईसी, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले इसको हम बोलते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, बट अभी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। और इसको फाउंड किया गया था 1969 में, और हेडक्वार्टर्स हैं इसके जद्दा सऊदी अरब में है, भी है सऊदी अरबिया में। बट अब क्वेश्चन ये होगा दोस्तों कि हम इसको यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों, ये जो ओआईसी है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। अरबिक भी है, इंग्लिश भी है, बट फ्रेंच जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है ना। और ये चीज़ें हमने समझ ली। अगला देखते हैं। हाँ, आगे प्रोसीड करने से पहले हम देख लेते हैं, जद्दा हम पढ़ रहे थे, कहाँ है, सऊदी अरबिया कहाँ है। तो ये है वर्ल्ड मैप दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत। ये यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ पे ये है रेड सी, और ये है यमन, है ना। तो ये देखेंगे सऊदिया अरबिया, ये है, और यहाँ पे है ये ओमान, ये है यूएई, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है बहरैन, है ना, एंड कतर। तो ये यहाँ पे है कुवैत, और ये है इ- इराक, ये है ईरान, है ना। तो जॉर्डन है आगे। तो ये है सऊदी अरबिया, और यहाँ पे कहीं लाई करता है जद्दा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर देखें, ये एशिया है, और ये एक इसको पेनिसुला भी बोलते हैं, और काफ़ी वर्ल्ड का बिगेस्ट पेनिसुला है, अरबियन पेनिसुला, जिसमें सऊदी अरबिया लाई करता है। तो अभी हमने वर्ल्ड मैप में समझा।
थोड़ा सा हम जूम इन मैप पे देखते हैं। जैसे मैंने बोला था, ये जॉर्डन है, ये इराक है, ये यहाँ पे कुवैत है, ये ईरान है, ये कतर, यूएई, ओमान, यमन, ये है रेड सी, ये है अरबियन एशियन, ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, ये है इंडियन ओशियन। तो यहाँ से आएंगे अगर आप देखोगे, है ना, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट गल्फ है ना। और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो समटाइम ईरान इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे हम कुछ पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, अगर आपको पता है उसका नाम ज़रूर बताएं। हालांकि मैं अभी उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला, क्योंकि जब हम ईरान, इराक या, है ना, अम, ये मिडल एशिया जब डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे इनको इंडिविजुअली तरीके से, है ना। तो अभी हम फोकस करते हैं सऊदी अरबिया पे। ये सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है वो है रियाद। यहाँ पे मैंने बोला था छोटा सा आइलैंड है बहरैन। तो ये मत देखना कि यहाँ पे बहरैन लिखा, तो बहरैन सऊदी अरबिया में नहीं, ये पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। ये है रेड सी, यहाँ पे है जिद्दा। तो और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स होते हैं, लुटेरे जिसको बोलते हैं, घूमते रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें नेवी हैं हालांकि सिक्योरिटी के लिए। तो अभी ये चीज़ देखिए और हम देखते हैं। ये है सऊदी अरबिया, थोड़ा और जूम इन मैप है ना। ये है वर्ल्ड मैप, यहाँ से आप, मैंने बताया ही था। ये है गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ है, कुवैत मैंने बताया था, बहरैन है, यूएई, है ना, ओमान, यमन। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कत चल रही हैं, है ना। आप सभी को पता होगा क्या हालात है यमन में, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और ये है सऊदी अरबिया, ये है जिद्दा, जो हम पढ़े, जहाँ पे ओईसी का हेडक्वार्टर है। ये है मक्का, मदीना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे सऊदी अरबिया एंड ऑल। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये है अरबियन सी, ये है सोमालिया, अ, है ना, जिबूती। यहाँ पे ये भी हम पढ़ेंगे जब हम रसिया एंड ऑल पढ़ेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे, तब हम पढ़ेंगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारी कंट्रीज़, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का के क्विज। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक ही क्विज पूछा था आपसे, आप बताओ फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं। ये हैं आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, इनका नाम है इलिनोर ऑस्ट्रॉम। ये पहली महिला हैं जिन्होंने जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, है ना। 2009 में इनको मिला था, और उसके 3 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी एज ऑफ 78 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो एक ऑप्शन और मिल सकता है, एस्थर डफ्लो। ये हैं अमेरिकन फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। और मैं आपको ये भी बताऊं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये हैं वाइफ हैं बनर्जी की, अभिजीत बनर्जी की। अभिजीत बनर्जी जो हैं दोस्तों, ये भी नोबेल लॉरिएट हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं इकोनॉमिक्स इन 2019। और जो इस तरह डफलो हैं, अभिजीत बनर्जी हैं, और एक पर्सन और है माइकल क्रेमर। 2019 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। और अब आप सभी को पता होगा अभिजीत जो बनर्जी हैं वो जेएनयू से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी बन सकता है। तो ये भी आपको याद रखना। और करंट अफेयर की ही बातें हैं, 1-2 साल पहले की, तो पूछी जा सकती हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। और देखा जाए तो इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था, तो दोस्तों इनका अपना एक्सपेरिमेंटल था, कुछ अप्रोच थे पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी को हटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आए होंगे, है ना। तो
अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो रही हैं, है ना, आपकी प्रिपरेशन में मददगार है, तो प्लीज़ आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो है लाइक कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हो, आप शेयर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी आपसे विदा लेना चाहूँगा। साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।